आवाज आ रही है सबको सही? वेरी गुड। हम लोग बात कर रहे थे मैग्नेटिज्म के ऊपर। तो वी वेर डिस्कसिंग प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल, यही बात कर रहे थे। तो फैराडे ने बताया कि तीन तरह के मैग्नेटिक मटेरियल होते हैं। पहला डायमैग्नेटिक, दूसरा पैरामैग्नेटिक और तीसरा है फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। यही तीन तरह के मटेरियल हम लोग देखे थे। अब इनको कंपैरेटिव वे में पढ़ रहे थे, तो उसी चीज को हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। आपने तीन कॉलम बनाए होंगे तीन अलग अलग मटेरियल के लिए, उसी चीज को आगे बढ़ाया जाए। तो पहले कॉलम में हम लोगों ने लिखा था, जो पहला कॉलम है वो है प्रॉपर्टीज का। दूसरे कॉलम में जो मटेरियल है उसका नाम दिया गया डायामैग्नेटिक। हम लोग डायामैग्नेटिक मटेरियल के लिए बात करते हैं। इसके बाद आ गया पैरामैग्नेटिक, एंड इन लास्ट वी विल लुकिंग एट फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। इन्हीं तीन मटेरियल्स के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। और इन सब की प्रॉपर्टी जो है हम लोग अलग अलग करके देख लेंगे। पहली कल एक प्रॉपर्टी हम लोग देख चुके हैं। आज की प्रॉपर्टी का नाम है, पहली प्रॉपर्टी का नाम मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ सिंगल एटम। एक एटम ले लेते हैं, उसका मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा। मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ सिंगल एटम ऑफ सिंगल एटम, एक एक अलग अलग एटम का मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा, अगर इस बारे में बात करें। तो डायामैग्नेटिक, हाँ उसी पर आ रहे हैं, इसमें आपका कॉज समझ में आ जाएगा। जो एक बच्चे ने पूछा सर एक्सप्लेन द कॉज ऑफ फेरोमैग्नेटिज्म, वो यहाँ पर समझ में आ जाएगा कि कोई भी जो ऑब्जेक्ट है वो इलेक्ट्रॉन से ही बना हुआ है। इलेक्ट्रॉन गोल गोल घूमते हैं तो उनका अपना एक मैग्नेटिक मोमेंट तो होता ही है, इतना तो आप देख ही चुके हैं। तो इसमें के बाद भी कुछ तीन तरह की मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्यों मिल रही है, किसी में डायामैग्नेटिक, किसी में पैरामैग्नेटिक, किसी की फेरोमैग्नेटिक। तो उनके एटम के ओरिएंटेशन ही इसके बेसिक वजह है। अब बात करते हैं कि एटम कितने तरह के मिलते हैं। तो अगर डायामैग्नेटिक एलिमेंट है तो एटम्स डू नॉट हैव एनी मैग्नेटिक मोमेंट। एटम्स डू नॉट हैव एनी मैग्नेटिक मोमेंट, इनके एटम का कोई मैग्नेटिक मोमेंट नहीं होता है। एटम्स डू नॉट हैव एनी मैग्नेटिक मोमेंट। बोले क्यों, थोड़ा एक्सप्लेन करें इसको। तो एक्सप्लेन किया जा सकता है, जैसे हाइड्रोजन ले लें एग्जांपल के लिए। तो H2 इलेक्ट्रॉन जो है अगर इस तरह से घूम रही है तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट अगर इधर है तो जो दूसरे इलेक्ट्रॉन होंगे वो ऐसे घूमेंगे कि उनका मैग्नेटिक मोमेंट नीचे आ जाएगा। तो पूरे पूरे एटम का मैग्नेटिक मोमेंट क्या हो गया, कैंसिल ही हो गया, ये ऊपर ये नीचे, खेल खत्म। तो ऐसे जो एटम हो गया वो हो गया क्या, डायामैग्नेटिक। तो इसके मैग्नेटिक मोमेंट ने इसके मैग्नेटिक मोमेंट को खत्म कर दिया, दोनों एक दूसरे को मार के निपटा दिए, खेल खत्म। तो ये डायामैग्नेटिक तो आपको समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब जिसमें ऐड हो गया वो हो गया पैरामैग्नेटिक। तो पैरामैग्नेटिक एटम्स है परमानेंट मैग्नेटिक मोमेंट। अब यहाँ पर बात बोला गया कि एटम्स है परमानेंट मैग्नेटिक मोमेंट। एटम्स है परमानेंट मैग्नेटिक मोमेंट। एटम्स है परमानेंट मैग्नेटिक मोमेंट। तो इनके पास परमानेंट अपना एक मैग्नेटिक मोमेंट तो होता है। एटम्स है परमानेंट मैग्नेटिक मोमेंट, इन एटम के अपने एक मैग्नेटिक मोमेंट होते हैं, है परमानेंट मैग्नेटिक मोमेंट, इसमें कहीं कोई गलत बात नहीं, ठीक है। लेकिन इसके बाद है बट आर रैंडमली ओरिएंटेड। लेकिन ये सब जो है ये रैंडमली ओरिएंटेड है, इनका ओरिएंटेशन जो है वो सही नहीं है। इस बात को हम जरा सा समझ लेते हैं कि अगर हम लोग एक सैंपल ले लें, एक सैंपल लिया गया है, मतलब जैसे ये पेन, इस पेन में कई मोल एटम होंगे और हर एक एटम का मैग्नेटिक मोमेंट है, लेकिन ये सब मैग्नेटिक मोमेंट जो है वो इस तरह से रैंडमली ओरिएंटेड है कि सभी वेक्टर होने के बाद भी
रिजल्टेंट मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ ऑल द एटम इज जीरो। जो रिजल्टेंट मैग्नेटिक मोमेंट है दैट इज जीरो। ये पर यूनिट वॉल्यूम जो है यहाँ पर जीरो हो जाती है, मतलब आई इज जीरो। मैग्नेटाइजेशन पर यूनिट वॉल्यूम हियर इज जीरो, आप ये मान सकते हैं। अब फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में भी क्या हो गया, एटम्स है परमानेंट मैग्नेटिक मोमेंट, इनके भी जो एटम है वो परमानेंट मैग्नेटिक रखते हैं। एटम्स है परमानेंट, एटम्स है परमानेंट मैग्नेटिक मोमेंट, परमानेंट मैग्नेटिक मोमेंट। इनके एटम का भी अपना एक परमानेंट मैग्नेटिक मोमेंट तो होता है, बट दे फॉर्म डोमेन्स, लेकिन ये डोमेन बना लेते हैं, मतलब कि एक पर्टिकुलर रीजन में वो एक अलग ढंग से अरेंज हो जा रहे हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर मैं एक सैंपल ले लूं इस ढंग का, तो इस सैंपल को अगर मैं इस तरह से डिवाइड कर देता हूं चार अलग अलग पार्ट में, तो इधर के मैग्नेट, इसमें जितने भी एटम थे इस ट्रायंगल में, ऊपर वाले ट्रायंगल में, तो सब अपने आप को अरेंज कर लिए, ये इधर अरेंज कर लिए, तो नेट रिजल्टेंट इनका भी जीरो है, लेकिन एक एक यूनिट वॉल्यूम में इनके जो है वो जीरो नहीं होते, उस जगह में वो अपने आप को अरेंज कर लिए। बात समझ में आ गई? तो ये बात हो गई आपकी डोमेन फॉर्मेशन की। इसी चीज को हम लोग डोमेन कहते हैं। अब रूम टेम्परेचर पर ऐसा होता है, अगर इसके भी टेम्परेचर बढ़ा दिए जाए तो ये भी फेरोमैग्नेटिक से पैरामैग्नेटिक में बदल जाता है। तो ये ऐसा जो है कुछ कम टेम्परेचर पर ही रहता है। ऐसा किन एटम में पाया गया? ऐसे एटम में पाया गया जिनके लिए रूम टेम्परेचर पर, या जिस टेम्परेचर पर हम लोग रहते हैं 50 डिग्री सेल्सियस तक, एनर्जी इतनी कम रहती है एटम के पास कि अपने आप को डोमेन में अरेंज करके रखते हैं। अगर आप उनका टेम्परेचर 200 या 300 डिग्री सेल्सियस पहुंचा दे तो वो भी ऐसे हो जाएंगे, दे विल कन्वर्ट फ्रॉम फेरोमैग्नेटिक टू पैरामैग्नेटिक। ओके, तो ये कैसे? आई होप ये समझ आ गया होगा। ऐसा किन में पाया गया जिन एटम्स के पास एनर्जी जो है वो कम है, और तो वो क्या बन गए आपके? आई होप ये क्लियर हो गया होगा। तो जो भी स्टूडेंट ये फेरोमैग्नेटिज्म वाला पूछ रहे थे वो तो क्लियर ही हो गया। अगले पॉइंट में आ जाते हैं हम लोग। तो इसे कॉम्पैरेटिव वे में देखने पर बहुत आसानी से समझ में आता है। इनके एटम के पास मैग्नेटिक मोमेंट नहीं है, पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक के एटम के पास मैग्नेटिक मोमेंट है, लेकिन पैरामैग्नेटिक में एटम्स जो है रैंडमली ओरिएंटेड है, इसलिए रिजल्टेंट मैग्नेटिक मोमेंट पैरामैग्नेटिक का जीरो हो गया। फेरोमैग्नेटिक में भी जीरो ही है, लेकिन इसके हर एक यूनिट वॉल्यूम में जीरो, लेकिन इनके यूनिट वॉल्यूम में जीरो नहीं है। कुछ कुछ जगह अगर हम यहाँ ले लें, यहाँ ले लें, या किसी भी एक जगह पर ले रहे हैं इसके एक डोमेन के अंदर, तो वहां पर फिर वो नॉन जीरो वैल्यू मिलती है मैग्नेटिक मोमेंट की। आई होप ये समझ में आ गया होगा। बोला जाए हाँ या ना? चलिए आगे बढ़ता हूं, मैं इसे मिटा दूं, ठीक है? अगर कॉपी हो गया है तो मिटा दूं इसे, रब कर दिया जाए, ठीक है? तो यहाँ पर हम लोग अभी प्रॉपर्टी रब करते हैं। अगली प्रॉपर्टी जो है उसका नाम पहले लिख दूं ताकि आपको ये बात अच्छे से समझ में आ जाए। अगली प्रॉपर्टी का नाम है सब्सटेंस प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड।
substance placed in uniform magnetic field, substance placed in यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। इस सब्सटेंस को अगर मैं एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रख देता हूं, सब्सटेंस प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, यदि इनको एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाए तो क्या होगा? आप आसानी से समझ सकते हैं क्या होगा अगर इनको एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में हम रख देते हैं तो। ये जो मटेरियल है इनको ये हमने कैंसिल कर दिया, इधर ये मिटा दी। कहने का मतलब ये है कि ये हमारा मटेरियल है और एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, तो इसमें रखने पर क्या होगा? व्हाट विल हैपन टू इट? व्हाट विल हैपन टू इट? यहाँ पर जवाब दिया, पुअर मैग्नेटाइजेशन इन अपोजिट डायरेक्शन। क्या हो जा रहा है? पुअर मैग्नेटाइजेशन इन अपोजिट डायरेक्शन। पुअर मैग्नेटाइजेशन इन अपोजिट डायरेक्शन। क्या हो रहा है? पुअर मैग्नेटाइजेशन इन अपोजिट डायरेक्शन। अब विपरीत दिशा में एक अपोजिट मैग्नेटाइजेशन हो जाए। अब इनके एटम जो है वो सर्कुलेटिंग करंट तो दे ही रहे थे, अब मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो आ रही थी वो ऐसे बेंड होकर के जाएगी, ये ऐसे बेंड होकर के जाएगी और इनका अपना एक मैग्नेटिक मोमेंट अपोजिट डायरेक्शन में मिलेगा। ये इसे हम लोग इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट कहेंगे, अपोजिट डायरेक्शन में होकर के आए कि जो एटम मैग्नेटिक नहीं थे वो अब मैग्नेटिक हो गए, उनके अंदर एक करंट बहने लगा। पैरामैग्नेटिक मटेरियल के साथ क्या होगा? ये जो मटेरियल है इसके साथ क्या होगा? इसी को अगर हम मैग्नेटिक फील्ड में रख देंगे, मान के चलिए, तो अगर एक डाइपोल को आप मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो दैट बिकम पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड, तो ये सब के सब एटम जो है वो पैरेलल हो जाएंगे मैग्नेटिक फील्ड के। तो ये जो मटेरियल है इसी तरह का, ये मैग्नेटिक फील्ड जो इधर थी और थोड़ी क्लोज हो जाएगी ऐसे, और इनमें एक मैग्नेटाइजेशन आ जाएगा इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। और इसमें जो मैग्नेटाइजेशन आएगा वो इसी डायरेक्शन में आएगा। तो मैं इस डायग्राम को मिटा देता हूं, फिर लिखता हूं। बात समझ में आ गई क्या हुआ? कि इनके एटम जो है पैरामैग्नेटिक मटेरियल के पहले से मैग्नेट थे, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रख दिए तो ये सब अरेंज होकर के इस डायरेक्शन में आ गए। मतलब इनकी सिचुएशन हो गई कि अब ये थे, ये सब अरेंज होकर के इस डायरेक्शन में आ गए। दे आर बिहेविंग लाइक दिस, मोस्ट ऑफ देम आर नाउ इन दिस डायरेक्शन। तो नेट का अपना एक मैग्नेटाइजेशन इधर मिल गया। तो इनका जो रैंडमनेस है वो कहीं ना कहीं कम हुआ। पुअर मैग्नेटाइजेशन इन सेम डायरेक्शन, सब के सब नहीं होते, कुछ हो जाते हैं, तो इसीलिए कहा जाता है मैग्नेटाइजेशन तो है लेकिन पुअर है। सो अंदर यहाँ पर हम लोग लिखते हैं पुअर मैग्नेटाइजेशन इन सेम डायरेक्शन। इनका मामला काफी इंटरेस्टिंग है। ये जो मटेरियल है इनका मामला जो है वो काफी इंटरेस्टिंग है। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, उसे भी हम लोग देख सकते हैं। दे आर शोइंग ए वेरी इंटरेस्टिंग बिहेवियर। अब इनको जब रख देंगे एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में तो ये जो मैग्नेटाइज होंगे बहुत हाई डिग्री से मैग्नेटाइज होंगे, एंड दे आर शोइंग लाइक दिस कि ये मटेरियल है हमारा और ये बहुत ज्यादा मैग्नेटाइज होगा। मतलब यू आर सेइंग लाइक दिस। तो इनका जो सिचुएशन है ये बदल के ऐसा हो जाता है, दिखा। अब ज्यादातर एटम जो है वो एक डायरेक्शन में आ गए, बहुत कम जो है अपोजिट डायरेक्शन में रहे। तो उनके जो मैग्नेटाइज होने के जो पहले ही से कुछ एटम ऑलरेडी एक डायरेक्शन में थे और भी कुछ एक डायरेक्शन में, तो इस तरह का सिचुएशन हो गया। मेजर पोर्शन जो है एटम के वो ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में।
तो इनके अंदर जो मैग्नेटाइजेशन आता है उसकी वैल्यू भी बहुत ज्यादा होती है। तो हम बड़ा रेड कलर का ऐसा वेक्टर दिखला रहे हैं कि लेंथ ऑफ वेक्टर उसके मैग्नीट्यूड को कहीं ना कहीं बतलाता तो है ही है। तो यहां पर लिखेंगे स्ट्रॉन्ग मैग्नेटाइजेशन इन सेम डायरेक्शन। स्ट्रॉन्ग मैग्नेटाइजेशन इन सेम डायरेक्शन, उसी डायरेक्शन में मैग्नेटाइजेशन जो है वो बहुत ज्यादा होता है। स्ट्रॉन्ग मैग्नेटाइजेशन इन सेम डायरेक्शन, उसी डायरेक्शन में मैग्नेटाइजेशन जो है वो बहुत ज्यादा होता है। यानी कि मैग्नेटाइजेशन के बाद जो मैग्नेटिक फील्ड है वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड से बहुत ज्यादा है। मतलब आप ऐसा समझिए कि एक सोलेनॉइड में आप 2 एम्पियर करंट ले जा रहे हैं तो एक मैग्नेटिक फील्ड आती है। अगर उसके अंदर फेरोमैग्नेटिक मटेरियल रख दिया जाए तो 800 एम्पियर करंट के बराबर वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर देगा। मतलब 400 टाइम्स 500 टाइम्स मैग्नेटाइजेशन हो जा रहा है। तो इट इज मेकिंग अ वेरी स्ट्रॉन्ग मैग्नेट। आई होप ये समझ आ गया होगा। तो मैं लेफ्ट साइड से मिटाना शुरू करूं, आप लिख लिए होंगे। ये नई प्रॉपर्टी पर चर्चा करें। शैल आई रिमूव द लेफ्ट कॉलम। चलिए यहां पर बात किया जा रहा है सब्सटेंस को जब मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो जो डायामैग्नेटिक मटेरियल थे इनके एटम के पास कोई मैग्नेटिक मोमेंट नहीं है लेकिन करंट है। तो इस वजह से ये अपोजिट डायरेक्शन में एक इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड शो करते हैं। तो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो थोड़ा रिपेल होता है। इनका पहचान यही है। अब हम एटम के अंदर तो जाके देख नहीं सकते हैं। तो अगर कोई चीज डायामैग्नेटिक है तो उसको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखिएगा तो स्लाइटली रिपेल होगी। यदि स्लाइटली रिपेल हुई तो डायामैग्नेटिक, स्लाइटली अट्रैक्ट हुई तो पैरामैग्नेटिक, स्ट्रांगली अट्रैक्ट हुई तो फेरोमैग्नेटिक। अब उसके पीछे का रीजन क्या है कि डायामैग्नेटिक मटेरियल के अंदर जो मैग्नेटाइजेशन होता है वो इस रिवर्स डायरेक्शन में होगा, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में। ये आपकी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड मान लीजिए कैपिटल बी। तो ये मैग्नेटाइजेशन अपोजिट डायरेक्शन में। पैरामैग्नेटिक स्लाइटली अट्रैक्ट होते हैं क्योंकि इनके अंदर कुछ एटम जो है स्लाइटली मैग्नेटाइज हो गए, ये इसी के डायरेक्शन में आ गए। तो दे आर शोइंग स्लाइट मैग्नेटाइजेशन इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड एंड फेरोमैग्नेटिक मटेरियल आर शोइंग वेरी हाई अमाउंट ऑफ मैग्नेटाइजेशन इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। इसी वजह से ये बहुत तेजी से अट्रैक्ट होते हैं। आई होप ये समझ आ गया होगा आपको। इसमें अब कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। मान के चलूं ये आ गया समझ में आपको। तो लेट मी स्टार्ट न्यू प्रॉपर्टी। इधर लेफ्ट कॉलम अब हटा दें। चलिए तो अब अगर मैं इस लेफ्ट कॉलम को हटाता हूं नई प्रॉपर्टी लेके आते हैं। इसी मैग्नेटाइजेशन से ही जुड़ा हुआ है तो एक एक अलग अलग कॉलम वाइज किया जाए तो आराम से समझ में आता है। अगले प्रॉपर्टी का नाम है आई एच कर्व। आई आपको याद है इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, एच इज ए मैग्नेटाइजिंग फील्ड, याद है ना। तो बी का काम जो है बी को म्यू नॉट से डिवाइड कर दे तो एच मिल जाता है। नहीं करता ऐसा कोई एलिमेंट अभी तक पृथ्वी पे नहीं पाया गया है कि जो एक स्ट्रांगली रिपेल करे। ठीक है, किसी दिन पाया जाएगा तो बात कर लेंगे, पर अभी तक तो नहीं मिला। एक बच्चे ने पूछा कि सर स्ट्रांगली रिपेल करता हूं तो बेटा अभी तक ऐसा कोई पाया नहीं गया। ठीक है, जब पाया जाएगा तब बात करेंगे। ठीक है, हम लोग नेचर को पढ़ रहे हैं, जो चीज मिलती है उसी के बारे में बात करते हैं। तो इतनी ही तरह की चीजें मिली। ठीक है, तब आप कह रहे हैं पाया मिल जाए तो तब मिलेगा तब बात करेंगे। अभी तो मिला ही नहीं है तो कैसे बात करूं। तो चलिए ये कहानी हो गई आपकी यहाँ तक। यहाँ पर देखते हैं आई एच कर्व। आई एच कर्व में क्या हो जाता है, यहाँ पर इसका जो ग्राफ मिलता है वो इस ढंग का मिलता है। वाई कोऑर्डिनेट में हम लोग आई ले लेते हैं, एक्स कोऑर्डिनेट एच ले लिए, ये अपने कंट्रोल की चीज है। तो इसके अगर ये हम चेंज करेंगे तो उस हिसाब से मेरे को मैग्नेटाइजेशन मिलता है। इस तरह का मिला, कम निगेटिव, उल्टे मैग्नेटाइजेशन मिले। तो यहाँ पर जो आपका मैग्नेटाइजेशन पर यूनिट वॉल्यूम आया आई,
दैट इज स्मॉल। आई के बारे में बात करें, ये काफी कम है, स्मॉल। दूसरा निगेटिव, अपोजिट डायरेक्शन में है। तीसरी बात, वेरीज लीनियरली, ये लीनियरली वेरी करता है, इट वेरीज लीनियरली। आई होप ये बात समझ में आ गई होगी। इसी तरह से यदि पैरामैग्नेटिक मटेरियल में बात करूं तो क्या होगा, उसको भी देख लीजिए। y कोऑर्डिनेट i हो जाएगा, x कोऑर्डिनेट h ले लिया जाए। इट इज गोइंग दिस वे। फिर i के बारे में बात कर रहे हैं, ये काफी कम है, स्मॉल। दूसरा प्रॉपर्टी है पॉजिटिव है। तीसरी प्रॉपर्टी है वेरीज लीनियरली, ये लीनियरली वेरी करते हैं। ये जैसे रिपेल हुआ ये वैसे ही अट्रैक्ट हुआ, इसलिए आई और एच का मामला ऐसा आ गया। आप एच बढ़ाएंगे आई बढ़ जाएगा, एच कम करेंगे आई कम हो जाएगा। अब यहाँ पर फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में बात कर लूं, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में फिर उसी तरह से देखेंगे हम लोग, y कोऑर्डिनेट i, x कोऑर्डिनेट h। तो इनका जो वेरिएशन है ये नॉन लीनियर है, इट इज लाइक दिस। अब यहाँ पर i क्या होगा, लार्ज, काफी ज्यादा होता है। पॉजिटिव, पॉजिटिव भी है। तीसरी प्रॉपर्टी वेरीज नॉन लीनियरली, ये लीनियरली वेरी नहीं करता है, वेरीज नॉन लीनियरली। तो अच्छे मैग्नेट जो मिल रहे हैं मेरे को वो यहाँ ही मिल रहे हैं। कॉपी होगा तो बताइएगा, मैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी बताऊंगा। ये IH कर पाएगा ऐसे। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। कॉपी हो गया ये बच्चों? नहीं हुआ, कोई बात नहीं। डन, थैंक यू लोकेश। तो अगली प्रॉपर्टी देख लें तो बेटा, हम लोग एक चीज और पढ़े थे, ससेप्टिबिलिटी। आप ससेप्टिबिलिटी देख करके मटेरियल को पहचान सकते हैं, कुछ ना कुछ जरूर दिया जाएगा। XMT ग्राफ, इन दोनों के बीच में यदि ग्राफ बनाया जाए तो कैसा बनेगा? T स्टैंड फॉर टेम्परेचर एंड XM स्टैंड फॉर ससेप्टिबिलिटी ऑफ मटेरियल। ठीक है, तो इसमें टेम्परेचर का बड़ा गहरा रोल है, ये हम लोग थोड़ा समझने का कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर बात करते हैं इनके लिए, तो ये H हटा देंगे, ये लाइन हटा देंगे, इधर ये हटा देंगे। बात समझ गए? तो हम लोग x कोऑर्डिनेट में दिखला देते हैं इस बार टेम्परेचर। सो x कोऑर्डिनेट इज टेम्परेचर एंड y कोऑर्डिनेट इज ससेप्टिबिलिटी। तो अब ये जो मटेरियल है आपका, जिसे आप कहते हैं पैरामैग्नेटिक, इसका पहचान क्या है? ये मटेरियल का ससेप्टिबिलिटी निगेटिव होगा, ये ऐसा हर टेम्परेचर पर निगेटिव है, फिक्स है। तो हम लोग इसके लिए बात करते हैं XM के लिए। ससेप्टिबिलिटी कैसी है? स्मॉल है। दूसरी बात नेगेटिव है। और टेम्परेचर आप कितना भी बढ़ाइए कोई मतलब नहीं है। तो तीसरा पॉइंट लिख सकते हैं, इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। कितना भी टेम्परेचर बढ़ाए उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा इससे, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। यही काम यहाँ पर भी करते हैं, ये हटा देंगे हम लोग, इसे हटा देंगे, इसे हटा देंगे। एक्स कोऑर्डिनेट में आ गया T और Y कोऑर्डिनेट में ससेप्टिबिलिटी ऑफ मटेरियल। तो कैसे मटेरियल का बात कर रहे हैं? पैरामैग्नेटिक। तो पैरामैग्नेटिक मटेरियल की ससेप्टिबिलिटी कैसे होगी, इस बारे में बात कर लेते हैं।
तो इनकी जो ससेप्टिबिलिटी देखी गई वो क्या देखी गई है, ये समझ लीजिए। ये इस तरह का ग्राफ बना, मतलब ससेप्टिबिलिटी ऑफ पैरामैग्नेटिक मटेरियल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टी। Susceptibility of paramagnetic material is inversely proportional to T। तो ससेप्टिबिलिटी कैसी हो गई, स्मॉल वेरीज इनवर्सली विथ टेम्परेचर, मतलब जितना ज्यादा विथ टेम्परेचर, मतलब जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा उतना कम ससेप्टिबिलिटी होगी। मतलब हाई टेम्परेचर पर मैग्नेटिक कैरेक्टर जो है कम हो जाएगा, ससेप्टिबिलिटी का वैल्यू जितना ज्यादा उतना ज्यादा मैग्नेटिक कैरेक्टर। तो टेम्परेचर बढ़ने पर ससेप्टिबिलिटी कम हो रही है, तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेंगे मैग्नेटिक कैरेक्टर ऑब्जेक्ट के अंदर कम होता चला जाएगा। सही बात है, टेम्परेचर बढ़ने पर एजिटेशन बढ़ जाएगा, उस जब तक सब एक डायरेक्शन में नहीं होंगे तब तक मैग्नेटाइजेशन होगा नहीं, तो मैग्नेटिक कैरेक्टर कम होगा। इसी बात को हम लोग कहते हैं क्यूरी लॉ। क्या कहते हैं, क्यूरी लॉ। ओके, ये रेडियो एक्टिविटी वाली मैडम क्यूरी नहीं है, ये मिस्टर पियरे क्यूरी है। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा, एंड इट इज पॉपुलर एज क्यूरी लॉ। अब बात करते हैं यहाँ पर हम लोग इन ऑब्जेक्ट के लिए, इसमें भी ये चीज अपने को हटानी पड़ेगी। चल भाई हट जाओ, ये एक्स कोऑर्डिनेट हट जाओ, ये हट जाओ। अब यहाँ पर देखते हैं, इस बात को ले लीजिए, इधर आ जाते हैं टेम्परेचर टी और इधर आ जाती है ससेप्टिबिलिटी। इसमें जो ग्राफ मिला, इस टेम्परेचर को क्रिटिकल टेम्परेचर कहते हैं, इसके पहले वेरी लार्ज, एंड इट इज ग्राफ लाइक दिस। पहले ये क्या बना दी, समझाता हूं बेटा। तो यहाँ पर इनकी जो ससेप्टिबिलिटी है वो कैसी है, वेरी लार्ज, बहुत ज्यादा है। इसका मतलब ये बढ़िया मैग्नेट बनेंगे, वेरी लार्ज। ठीक है, और इस टेम्परेचर को कहते हैं टीसी इज क्रिटिकल टेम्परेचर। टीसी आपका क्रिटिकल टेम्परेचर है। मतलब क्रिटिकल टेम्परेचर क्या हो गया, ये समझा दूं कि अगर टी जो है वो क्रिटिकल टेम्परेचर से बड़ा होता है तो डोमेन ब्रेक्स, इनके डोमेन जो है वो टूट जाते हैं। जैसे 0 डिग्री सेल्सियस के बाद बर्फ पिघल जाता है, वैसे ही यदि ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर क्रिटिकल टेम्परेचर से बढ़ गया तो उनके डोमेन ब्रेक कर जाते हैं एंड गेट कन्वर्टेड इनटू पैरामैग्नेटिक मटेरियल। तो इसके बाद ये बदल जाते हैं पैरामैग्नेटिक में। अब जब ये पैरामैग्नेटिक हो गए तो फिर इनमें भी ससेप्टिबिलिटी के लिए क्यूरी लॉ लगने लगता है। तो यहाँ पर टी जो है वो क्रिटिकल टेम्परेचर से बड़ा होना चाहिए। तो जब टी जो है क्रिटिकल टेम्परेचर से बड़ा है तो ये लग जाता है, फिर टी इज ग्रेटर देन क्रिटिकल टेम्परेचर। आयरन के लिए क्रिटिकल टेम्परेचर 770 डिग्री सेल्सियस होता है। तो 770 डिग्री सेल्सियस के बाद आयरन जो है वो फेरोमैग्नेटिक से पैरामैग्नेटिक में बदलेगा, तो टेम्परेचर काफी हाई है। कॉपी हो गया हो तो हटाएं इसे। ओके, चलिए अब इसे हटा देता हूं।
हम लोग बात करते हैं रिलेटिव परमिएबिलिटी के लिए। यहीं पर मेरे को थोड़ी सी जगह लगेगी रिलेटिव परमिएबिलिटी के लिए। लेट मी ड्रॉ लाइन। मैं ये एक लाइन खींच देता हूँ। अभी इसे छोड़ दे रहा हूँ, बाद में मिटाऊंगा नीचे वाली चीज जो इस रेड लाइन के नीचे है। कुछ बच्चे अभी नहीं लिखे होंगे, तो यहाँ पर ध्यान दे लेते हैं हम लोग। रिलेटिव परमिएबिलिटी म्यू आर। म्यू आर क्या होगा? अब पढ़े थे म्यू आर का फॉर्मूला, म्यू आर इज इक्वल टू 1 प्लस ससेप्टिबिलिटी। और यहाँ पर इसकी ससेप्टिबिलिटी निगेटिव है, तो म्यू आर की वैल्यू जो है वो 0 से तो बड़ी है लेकिन 1 से छोटी है। ये ससेप्टिबिलिटी निगेटिव तो होती है लेकिन -2 -3 जैसी नहीं होती। -0.5 -0.3 -0.2 इस तरह की निगेटिव वैल्यू मिलती है, क्योंकि ससेप्टिबिलिटी के साथ इसका रिलेशन है। म्यू आर इज इक्वल टू 1 प्लस ससेप्टिबिलिटी। ये हम लोग पिछले क्लास में कैलकुलेट किए थे। आई होप बहुत लोगों को याद होगा ये। तो चलिए हम लोग आगे बढ़े इससे। अब दूसरे ऑब्जेक्ट का बात करेंगे, तो यहाँ पर भी इसमें ससेप्टिबिलिटी पॉजिटिव तो होती है लेकिन 1 से ज्यादा नहीं होती है, इसलिए 2 से छोटा होगा और 1 से बड़ा होगा। अब आ जाते हैं फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की रिलेटिव परमिएबिलिटी है म्यू आर। यहाँ आर छोटा सा है, इनके ऊपर बात कर लेते हैं। इस पे कई साल रेगुलर क्वेश्चन आ रहे हैं, इसलिए आज का क्लास को ध्यान दीजिएगा। आप पीछे जो भी होमवर्क में क्वेश्चन देख रहे हैं आपके सीआरक्यू में जो दिया हुआ है बच्चों, वो रिसेंट ईयर के आए हुए क्वेश्चन। तो इस तरह के क्वेश्चन इसमें मेंस में आता है, तो आप इसको सीरियसली लीजिएगा। इससे कंटिन्यूअसली पूछे जा रहे हैं, क्योंकि थोड़ा सा ध्यान देने का है और उनको लगता है कि याद नहीं रह पाएगा बच्चों को। मैं बड़ा मेहनत करके इनको अरेंज किया हूँ इस तरह से, ताकि मैं आपको आराम से ऐसे बताऊं कि आप कॉम्पेरेटिव वे में चलें तो आपको आसानी से याद हो जाए। समझ रहे बात को? तो अगर किसी को ये बात पता तो 1 मिनट में आंसर करेगा, नहीं पता तो कुछ भी कर ले, उससे थोड़े होने वाला है फिर। अब रिलेटिव परमिएबिलिटी मैं बात करूं इनका फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का, तो इनकी रिलेटिव परमिएबिलिटी जो है बहुत बड़ी होती है 1 से। इट इज वेरी लार्ज। और ऐसे भी आप जान रहे हैं कि इसकी ससेप्टिबिलिटी जो है हाई है। तो अगर एक बार अपने को बेसिक कैरेक्टर पकड़ा गया तो फिर तो कहीं कोई दिक्कत है ही नहीं। तो ये सब कुछ कुछ बेसिक कैरेक्टर हैं इनके, ये अब आपको समझ में आ गया होगा। अगर कॉपी हो जाए तो बताएंगे, देन वी विल मूव टू नेक्स्ट पॉइंट। हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की तरफ फिर बढ़ जाएंगे अपने। डन, वेरी गुड। अगले पॉइंट का नाम है मैग्नेटिक हिस्टेरेसिस। अगले पॉइंट का नाम है मैग्नेटिक हिस्टेरेसिस। ये फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के लिए है, और ये प्रॉपर्टी सिर्फ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में ही पाई जाती है, ना तो पैरामैग्नेटिक में और ना डायामैग्नेटिक में। मैं किसकी बात कर रहा हूँ? मैग्नेटिक हिस्टेरेसिस किस में पाई जाती है? सिर्फ और सिर्फ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में, न पैरामैग्नेटिक में भी नहीं, डायामैग्नेटिक में भी नहीं। अगले पॉइंट का नाम है मैग्नेटिक हिस्टेरेसिस। क्या है ये मैग्नेटिक हिस्टेरेसिस? हम लोग फिर से चलते हैं इसमें, थोड़ा सा ध्यान देंगे। हिस्टेरेसिस, ठीक है, इसका मतलब होता है लैगिंग बिहाइंड, पीछे रह जाना। बात को समझिएगा। मैं आपसे एक बात पहले शेयर कर लेता हूं, कुछ भी समझाने से पहले। आपने प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल पढ़ा है? नहीं, है टेबल का पार्ट नहीं है, दिस इज अ न्यू पॉइंट। टेबल में जितनी कंपैरेटिव प्रॉपर्टी, तो कंपेयर तभी करेंगे जब तीनों के पास हो। ये प्रॉपर्टी सिर्फ और सिर्फ फेरोमैग्नेटिक के पास है और किसी के पास नहीं, तो कैसे कंपेयर करेंगे? जो अकेला है उसका क्या कंपेयर करेंगे? ठीक है, इसीलिए ये टेबल के बाहर ही है। ठीक है, बात समझ? कभी कभी आपके सवाल में बड़ी मासूमियत रहती है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। तो अब थोड़ा ध्यान दिया जाए यहाँ पर। एक बात कर रहे थे, ये किस चीज से जुड़ा हुआ? प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल पढ़े थे।
उसमें एक ऑब्जेक्ट है, इलास्टिसिटी के बारे में होता था। एक लेवल तक उनको खींचिए तो उसके बाद फिर से वो वापस आ जाते थे, लेकिन एक लेवल से ज्यादा खींच दे तो उनके अंदर कुछ इलोंगेशन रह जाता था। तो ऐसा ही होता है फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के साथ। उनको आप एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रख देंगे तो मैग्नेटाइज हो जाते, बहुत ज्यादा ही मैग्नेटाइज हो जाते। तो ये थोड़ा सा ज्यादा ही मैग्नेटाइज होने का मतलब हुआ कि उनमें इलोंगेशन ज्यादा जैसी चीज होगी। अब जब उनको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड से आप हटा भी रहे हैं तो कुछ एटम तो वापिस अपने जगह पर आ गए, लेकिन कुछ जो है वो मैग्नेटाइज रह जाते। तो इस तरह से उनके अंदर एक मैग्नेटिक प्रॉपर्टी बच जाती है। उसी सब चीज को यहाँ पर हम ग्राफ में रिप्रेजेंट करते हैं। जबकि पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक के साथ ये बात नहीं होती है। उनको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड से हटाए, उनके मैग्नेटाइजेशन खत्म, लेकिन इनके पास बच जाती है। ठीक उसी तरह से जैसे एक ऑब्जेक्ट को थोड़ा ज्यादा इलोंगेट कर दीजिए तो वापिस तो आता है, लेकिन पूरा पूरा नहीं आता, उसके अंदर कुछ डिफॉर्मेशन रह जाते हैं। तो इसी थोड़ा बच जाने वाली प्रॉपर्टी को हम लोग कहते हैं लैगिंग बिहाइंड को हिस्टेरेसिस। समझ में आ गया? बोलिए हाँ या ना। अब थोड़ा सा डिफरेंस है इसमें। उसमें जो इलोंगेशन है, आ गया सो आ गया, अब उसे खत्म नहीं कर सकते हैं। लेकिन मैग्नेट में क्या कि आ गया तो हम उसे फिर से जीरो भी कर सकते हैं। समझ गए? तो इन सब चीजों को हम ग्राफ में दिखाते हैं यहाँ पर। आई होप ये बात क्लियर हो गई होगी। क्या सिमिलरिटी है, क्या डिसिमिलरिटी है, ये क्लियर हो गया। तो ये एक वर्ड आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम लोग बात करेंगे यहाँ पर इसके ग्राफ के बारे में। अभी हम लोग ग्राफ देख लेते हैं। एक तरफ हम लोग एक्स एक्सिस में एच को एच ले लेंगे और दूसरी तरफ बी ले लेंगे। एच क्या है और बी क्या है? एच हो गया मैग्नेटाइजिंग फील्ड और बी हो गया टोटल मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द ऑब्जेक्ट। अब जैसे ही रखेंगे तो ये मैग्नेटाइज होगा ऐसे नॉन लीनियर वे में। ओ से ए तक जो है इसका मैग्नेटाइजेशन का कैरेक्टर आ गया। मानते हैं इस बात को? तो यहाँ पर हम लोग थोड़ा लिखेंगे, ओनली फेरोमैग्नेटिक मटेरियल शो मैग्नेटिक हिस्टेरेसिस। पहला बात तो यही हो गया, ओनली फेरोमैग्नेटिक मटेरियल शो। अब इनको टेबल से बाहर निकालनी है। ओनली फेरोमैग्नेटिक मटेरियल शोज मैग्नेटिक हिस्टेरेसिस। ये लाइन नहीं लिखता था, पर आज एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछा तो अब हमेशा लिखूंगा। ओनली फेरोमैग्नेटिक मटेरियल शोज मैग्नेटिक हिस्टेरेसिस। इसलिए हम लोग कहते हैं कि हम लोग भी पढ़ाते पढ़ाते सीखते रहते हैं आप लोगों से। ओनली a ferromagnetic material shows magnetic hysteresis. When ferromagnetic material is placed in external magnetic field for magnetization, then B increases with H non-linearly, ये तो सही है, along OA. When a ferromagnetic material is kept in external magnetic field, is kept in external magnetic field is kept in external magnetic field for magnetization, for magnetization, then B varies non-linearly with H. बी जो है नॉन लिनियरली वेरी कर रहा है, जैसा ग्राफ में आपको ओ से ए तक दिखलाया गया है। कॉपी हो गया यहां तक स्टोरी। चलिए कुछ बच्चों ने लिख लिया है, वेरी गुड। मैं हटा रहा हूं इसे। सभी लोग लिख लिए? कोई बच गया है तो प्लीज बोलिए। नहीं बचे हैं, सभी लिख लिए।
देखिए यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि यदि बी 0 कर दिया जाए, इफ एच इक्वल टू 0, देन क्या होगा? जब एच को हमने 0 किया तो क्या होगा? देन ये ऐसे चला आता है, then it decreases along AB. ये जो OB है ये क्या है? व्हाट इज दिस OB? ये क्या है? y कोऑर्डिनेट में देख रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड। ये मैग्नेटिक फील्ड बच गया फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के अंदर जब आपने H को 0 कर दिया, हटा लिया, तो भी इतनी मैग्नेटिक फील्ड बच गई। तो इसको रिमेनिंग मैग्नेटिक फील्ड कह सकते हैं। इट इज कॉल्ड एज रिमेनिंग मैग्नेटिक फील्ड। तो यहां पर OB को कहा जाता है बचा हुआ मैग्नेटिज्म, या फिर इसका नाम रिटेंटिविटी भी है। कुछ लोग रिमेनेंस भी कहते हैं। तो जो चीज पहले डिफॉर्मेशन थी उन्हीं का नाम अब बदल के ऐसा हो गया। आई होप ये समझ आ गया होगा। अब बोला गया कि नहीं, मेरे को इसको 0 करना है, तो ये तो सिमिलरिटी थी प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल से डिफॉर्मेशन के जैसी। अब डिफॉर्मेशन क्या होता है कि जो एक बार आ गया सो आ गया, उसे आप 0 नहीं कर सकते हो, लेकिन इसे हम लोग 0 भी कर सकते हैं। कब 0 कर सकते हैं? यहाँ पर हमने H पॉजिटिव रखा है, यदि H निगेटिव कर दें, H निगेटिव मतलब पहले एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड राइट साइड थी, अब उसे लेफ्ट साइड कर दूं, तो इसके अंदर के जो एटम है वो सब जो है फिर से आकर के 0 कर देंगे। और 0 करने के लिए जो अपने को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगेगी OH, दैट इज कॉल्ड एज कोएर्सिविटी, OC। ये क्या है? व्हाट इज दिस OC? This is magnetic intensity or magnetizing field needed to reduce the remaining magnetic field inside ferromagnetic material to 0। और ये इस तरह से होता है, स्ट्रेट लाइन में नहीं होता। तो हम लोग यहाँ पर बात करते हैं OC। OC को हम लोग क्या कहते हैं? OC इज कॉल्ड एज कोएर्सिविटी। क्या नाम है इसका? कोएर्सिविटी। होता क्या है? होता क्या है? मैग्नेटाइजिंग फील्ड। मैग्नेटाइजिंग फील्ड मतलब H। मैग्नेटाइजिंग फील्ड रिक्वायर्ड to destroy remaining magnetization, required to destroy the remaining magnetism of ferromagnetic material, required to destroy the remaining magnetism of ferromagnetic material। बात समझ में आ गई? ठीक है, तो इसके पीछे क्या रीजन है समझ में आया? ये कोर्सिव हिस्टेरेसिस क्यों होता है कि हम लोग एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड हटा लिए, ठीक है, और ये फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में और पैरामैग्नेटिक मटेरियल में फर्क क्या था? इनके एटम के पास एनर्जी कम थी। तो आप जानते हैं कि सारे एटम के पास एनर्जी एक ही टेम्परेचर पर अलग अलग होती है।
तो जब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड हट जाती है तो जो कम एनर्जी वाले एटम थे वो अलाइन रह जाते हैं पहले ही डायरेक्शन में, वापिस आ नहीं पाते। अब उनको वापिस लाने के लिए क्या है कि फिर से कुछ एनर्जी लगा के वर्क करना पड़ता है। तो ये एक्स्ट्रा एनर्जी लगा के वर्क करनी पड़ी तो वापिस अपनी जगह पर आ गए। ठीक है, रिटेंटिविटी, यही तो लिखे हैं रिटेंटिविटी। ये रिटेंटिविटी बता दो, ये लिख लिए हैं। रिटेंटिविटी पूछ रहे हैं कि रिटेंटिविटी भी बता दीजिए। रिटेंटिव मेजर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड रिमेनिंग इन फेरोमैग्नेटिक मटेरियल व्हेन मैग्नेटिक फील्ड इज रिमूव्ड। रिटेंटिविटी अगर लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए मेजर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, measure of magnetic field in ferromagnetic material when magnetizing field H is removed। जब मैग्नेटाइजिंग फील्ड को हटा देते हैं तो जो मैग्नेटिक फील्ड बच जाती है उसे ही हम लोग कहते हैं रिमेनेंस या रिटेंटिविटी या रेसिडुअल मैग्नेटिज्म। एक बच्चे का फिर से पूछना है कि सर इसको लैगिंग बिहाइंड क्यों बोलते हैं। लैगिंग बिहाइंड बोलने का वजह है कि आप एच को धीरे धीरे जीरो करते गए तो बी जो है एच को जैसे हम लोग यहाँ से कम करते गए, एच बढ़ाए तो इसके बाद भी नहीं बढ़ा, तो ये ए जो है ये तो सैचुरेशन हो गया, इससे ज्यादा नहीं होगा। अब देख रहे हैं कि इसको जब कम कर रहे हैं इधर से इधर तो बी तो कम हो रहा है। अब एच जीरो हो गया लेकिन बी जीरो नहीं हुआ। अब एच हम और निगेटिव किए तो जाके बी जीरो हो रहा है, इसीलिए इसको लैगिंग बिहाइंड कहते हैं कि एच के कम होने से बी भी कम हुआ लेकिन एच के जीरो होने से बी जीरो नहीं हुआ। एच को जब थोड़ा निगेटिव कर दिए तो बी जीरो हुआ, इसलिए इसको लैगिंग बिहाइंड कहते हैं। आई होप अभी ये समझ में आ गया होगा। तो बोले क्या इतना ही करके एच को रोक देंगे या और भी ले जा सकते हैं? बोले और भी ले जा सकते हैं। तो यहां तक लेके आ जाएंगे, ये डी पॉइंट हो जाएगा, ये भी सैचुरेशन ही आ जाएगा, अपोजिट डायरेक्शन में सैचुरेशन हो गया। फिर से आप बढ़ाते चले गए लेकिन अब ये नहीं बढ़ रहा अभी। अब जब एच वापिस आप कम करना शुरू करेंगे तो ये भी कम होना शुरू हो जाता है। तो आप मान के चलिए कि ये ओ बी और ओ ई इक्वल है। फिर अब आप जब एच को पॉजिटिव करना शुरू किए तो ये यहां पर पहुंच गया, यानी कि ओ सी और ओ एफ ये फिर इक्वल है। फिर आप पूरा इसे मैग्नेटाइज किए तो ये जाके मैग्नेटाइज हो जाता है फिर से यहां तक। तो इस तरह का एक लूप बनता है नॉन लीनियर से। बात समझ गया? तो इसका एरिया बहुत कुछ कहता है आपसे, क्या कहता है इस बारे में बात करेंगे अभी। एक रीजन फिर से बता देते हैं। एक मेरे बच्चे का क्वेश्चन है क्यों मैग्नेटिज्म हिस्टेरेसिस सिर्फ फेरोमैग्नेटिक में। तो इसमें मैग्नेटाइजेशन हुआ था अच्छे से, पैरामैग्नेटिक और डायामैग्नेटिक मटेरियल में थोड़ा सा मैग्नेटाइजेशन होता था। अब बहुत थोड़ा ही सा चीज मैग्नेटाइज हुआ तो फिर जीरो भी तुरंत हो जाता था। जैसे आप इलोंगेशन अगर थोड़ा सा करते थे
तो हटा दिए डिफॉर्मिंग फोर्स तो वापस से अपनी जगह पर आ जाता था। डिफॉर्मेशन कब बचता था? जब जरूरत से ज्यादा आप उसे इलोंगेट कर दीजिए, तो उसके अंदर डिफॉर्मिंग फोर्स हटाने के बाद भी कुछ ना कुछ उसमें इलोंगेशन रह जाते थे। तो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में जो मैग्नेटाइजेशन है वो बहुत ज्यादा हुआ, इसीलिए एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड हटाने के बाद भी उनमें थोड़ी सी बच जाती है। दूसरा एक रीजन और दे सकते हैं कि उनके एटम्स के पास उसी टेम्परेचर पर एनर्जी कम होती है यदि उनके एटम की एनर्जी की तुलना पैरामैग्नेटिक मटेरियल से करी जाए तो। आगे बढ़े तो ये कहानी समझ में आ गई होगी, मैं इधर मिटा दे रहा हूं। अब एक टर्म पढ़ेंगे, हिस्टेरेसिस लॉस। इतना तो समझ में आ गया होगा सभी बच्चों को, ये तो समझ में आ गया होगा। और इस पर क्वेश्चन आजकल रह रहे हैं तो थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिए। थोड़ा फैशन चला हुआ ये पूछने का, पता नहीं क्यों, पर हर जमाने में एक वक्त में एक चीज का ट्रेंड होता है, तो ये अभी ट्रेंडिंग है, इसे कर लिया जाए। ठीक है, इसके पीछे लॉजिक मुझे नहीं समझ में आया, मैं इतना दिन से देखा हूं, अनुभव है। तो एक वक्त में कोई चीज ट्रेंडिंग हो जाती है, तो अभी ये ट्रेंडिंग है, इसे देख लीजिए। तो क्या बात हुआ? हिस्टेरेसिस लॉस अगले टर्म का नाम है, हिस्टेरेसिस लॉस। ये क्या होता है इस बारे में बात कर लेते हैं। व्हाट इज हिस्टेरेसिस लॉस? द एरिया ऑफ हिस्टेरेसिस लूप फॉर फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, the area of hysteresis loop, the area of hysteresis loop, the area of hysteresis loop for a ferromagnetic material, the area of hysteresis loop for a ferromagnetic material। अगर मैं एक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के बात के लिए बात करूं तो इसका जो एरिया है हिस्टेरेसिस लूप का, वो कुछ ना कुछ तो जरूर बताता है। क्या बताता है? तो कहता है एरिया ऑफ हिस्टेरेसिस लूप फॉर अ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल इज इक्वल टू एनर्जी लॉस पर साइकिल, is equal to energy loss per cycle, energy loss per cycle। इस पूरे एक साइकिल में देखेंगे तो मैग्नेटाइजेशन और डीमैग्नेटाइजेशन दोनों हुआ है, उसी के बाद लिखा जाए पर साइकिल ऑफ मैग्नेटाइजेशन एंड डीमैग्नेटाइजेशन। पर साइकिल ऑफ मैग्नेटाइजेशन, एटम को डायपोल को घुमाने में एनर्जी तो खर्च होती है। मैग्नेटाइजेशन एंड डीमैग्नेटाइजेशन, उनको मैग्नेटाइज भी किए और डीमैग्नेटाइज भी किए एक साइकिल में। तो उसमें एनर्जी तो जरूर खर्च होगी, क्योंकि जब जीरो है तो पोटेंशियल एनर्जी कम होती है, और जब 180 डिग्री है तो पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होती है। कितना है ये वर्क डन, इसे भी हम लोग निकाल सकते हैं। तो वर्क डन के लिए अगर फार्मूला पूछेंगे, दिस इज क्लोज्ड लूप बी डॉट डी एच, दिस इज बी डॉट डी एच। बी को हम लोग लिख सकते हैं म्यू नॉट आई, where I is intensity of magnetization per unit volume. It will be like this। तो अगर लूप के अंदर का एरिया निकाल लेंगे, आई और एच के अंदर का जो ग्राफ है वो एरिया है, इससे तो पता चलता है। तो यहाँ आई डी एच हो गया, तो आई डी एच के अंदर का एरिया जो है दैट इज इक्वल टू वर्क डन। और इसकी वैल्यू अलग अलग मटेरियल के लिए अलग अलग होती है। इसकी वैल्यू अलग अलग मटेरियल के लिए अलग अलग होती है।
नहीं। अभी किसी का एरिया ज्यादा होगा तो उसमें ज्यादा वर्क डन लगेगा, तो जिनके एरिया ज्यादा होते हैं उनको हार्ड मैग्नेट कहा जाता है, जिनके एरिया कम होते हैं उनको सॉफ्ट मैग्नेट कहा जाता है। ठीक है। तो जिनके एरिया ज्यादा हुए उनको हार्ड मैग्नेट और जिनके कम हुए उनको सॉफ्ट मैग्नेट। तो ट्रांसफार्मर में हम लोग बहुत सॉफ्ट मैग्नेट का इस्तेमाल करते हैं। ये वर्क डन जो इनके अंदर है दैट इज बी डॉट डी एच, ये वर्क डन के बराबर हो जाता है। ओके, ठीक है। तो ये फार्मूला आपको मिलेगा बी डॉट डी एच। बी को हम लोग लिख सकते हैं म्यू नॉट आई, तो ये बी की जगह पर हमने लिखा क्योंकि बी को लिखा जा सकता है म्यू नॉट आई। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन म्यू नॉट बाहर निकाल ली तो आई डॉट डी एच। तो ये कहीं ना कहीं आई डॉट, ये जो एरिया है वर्क डन इस एरिया के प्रोपोर्शनल है। तो जितना ज्यादा एरिया होगा उतना ज्यादा वर्क डन होगा। आप एरिया को निकाल के म्यू नॉट से मल्टीप्लाई कर देंगे, वर्क निकल जाएगा। तो व्हाट आई एम सेइंग, वर्क डन इज प्रोपोर्शनल टू दिस एरिया। आई होप ये बात समझ में आ गई होगी। तो चलिए हम लोग आगे बात करते हैं। आपके सीआरक्यू में एक क्वेश्चन है। तो अब सॉफ्ट आयरन यूज करते हैं हम लोग ट्रांसफार्मर में, और परमानेंट मैग्नेट बनाना होता है तो हम लोग हार्ड मैग्नेट यूज करते हैं कि भाई एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड नहीं भी है तो भी उसके अंदर मैग्नेटाइजेशन रह जाए। अब इस फेरो मैग्नेटिक मटेरियल के अंदर मैग्नेटाइजेशन का क्या इफेक्ट होता है वो इस क्वेश्चन से आपको पता चल जाए, कितना फायदा होता है इससे। आप समझिए बात को, देख करके अगर डेटा पर ध्यान देंगे तो आपको उस बात का एहसास होगा कि हाँ कितना ज्यादा ये मैग्नेटाइजेशन से अपने को ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड मिलती है। और जिस प्रकार इलेक्ट्रिक फील्ड में एनर्जी होती है उसी प्रकार मैग्नेटिक फील्ड में भी एनर्जी होती है। तो अपने आप को कहीं ना कहीं एनर्जी ज्यादा तो मिल ही रही है। बात समझ रहे हैं? और कहीं से भी अगर एनर्जी मिल रही है तो कोई ना कोई तो दे रहा होगा। तो वो देने वाला कौन है? तो सम एक्सटर्नल सोर्सेज ही होंगे। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 20 क्या बोलता है। A solenoid has a core material with a relative permeability. तो relative permeability तो 400 दे दिया। The winding of solenoid are insulated from core and carries a current. तो solenoid में जो current है वो 2 एम्पियर है। If number of turn per meter is 1000, कैलकुलेट H। तो पहले क्या करना है, A निकालना है H। तो H की वैल्यू Ni, तो 2 इंटू 1000 ऐसा लिख सकते हैं। तो ये पहला पार्ट का तो आंसर हो गया। दूसरे पार्ट में M कह रहा है, उसे M की जगह हम लोगों ने I लिखा है तो आप काट के कैपिटल I कर लीजिए बी ऑप्शन में। पहले हम लोग C बना लेते हैं फिर B बनाएंगे। यहाँ पर M का मतलब मैग्नेटाइजेशन पर यूनिट वॉल्यूम से, तो उसे हमने I पढ़ा है। ठीक है, तो आप उसे कैपिटल I कर लीजिए। अब यहाँ पर कह रहा है मैग्नेटिक फील्ड B की वैल्यू। मैग्नेटिक फील्ड हम लोग कैसे निकाल सकते हैं? बहुत आराम से निकाल सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड। तो जो मैग्नेटिक फील्ड होगी उसी चीज को हम लोग मल्टीप्लाई कर दें जो उसके अंदर म्यू नॉट एच इस चीज से। तो म्यू आर की वैल्यू कितनी है? 400। म्यू नॉट हमने कितना निकाला है? म्यू नॉट नहीं निकाला है, तो म्यू नॉट रहने देते हैं। 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7 अगर कर देंगे तो वो म्यू नॉट की वैल्यू हो जाएगी। तो दैट इज 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7, ये म्यू नॉट की वैल्यू हो गई। रही बात एच की, तो इट इज 2 इंटू 10 टू द पावर 3, और मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई कर लेते, +3 +2 5 -2 बच जाएगा 10 पे पावर। तो इसे यदि सिंप्लीफाई करते हैं तो मैग्नेटाइजेशन आ जाएगा आपका मैग्नेटाइजिंग फील्ड आ जाएगी आपकी
इसे सिंप्लीफाई कीजिए, ये 4 4 16 और ये 232 पाई, और ये 3 और यहाँ पर 10 टू द पावर -2 टेस्ला, ये वैल्यू हो जाएगी। हम बात करते हैं मैग्नेटाइजेशन का, तो आई की वैल्यू ये हम लोग लिख सकते हैं, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ आई, यू कैन सी इट। ये वैल्यू हम लोग लिख सकते हैं। सर टाइम हो गया। चलो सर, अब इस बी को सिंप्लीफाई किया जाए, इस रिलेशन को भी डायरेक्टली लगा के लिख सकते थे। तो अब ससेप्टिबिलिटी दी हुई नहीं है, तो ये आप ससेप्टिबिलिटी भी कह सकते हैं, ये आ जाएगा 399 इंटू एच। तो मैग्नेटाइजेशन कितना ज्यादा आ जा रहा है, लगभग 399 टाइम्स दैट ऑफ है। अरे ये कैसे लिखा, आप पढ़े टोटल अंदर में जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो म्यू नॉट एच प्लस म्यू नॉट आई आएगा। तो इसी चीज को हम लोगों ने लिख दिया म्यू आर म्यू नॉट एच, और ये म्यू नॉट एच म्यू नॉट आई, सबका म्यू नॉट कट गया, म्यू आर एच -1। यही तो लिखे हैं कि टोटल मैग्नेटिक फील्ड जो होता है अंदर में, वो मैग्नेटिक फील्ड एक्सटर्नल प्लस जो मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस होकर के आया, ये तो लिखे थे ना, उसी से लिखा गया है, कल ही बता के गए। अब कितना ज्यादा आ गया मैग्नेटिक फील्ड, एक बच्चे ने निकाल लिया, बहुत बढ़िया। तो अब आपको ये बात समझ में आ रही है। तो अब ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, हम मान लें कि भाई ये जो सोलेनॉइड है, सोलेनॉइड के अंदर पूरा कोर था, उसी कोर से ये मैग्नेटिक फील्ड मिला है। हेलो, 5 मिनट रुक जाओ यार, एक क्वेश्चन बचा उसको खत्म कर देते हैं लास्ट क्लास, ठीक है। अब इसके अंदर जो टोटल मैग्नेटिक फील्ड है वो केवल करंट आई के कारण नहीं है, आई नॉट और एक और मैग्नेटाइजिंग करंट है उसके कारण। तो इस मैग्नेटिक फील्ड को लिखेंगे म्यू आर म्यू नॉट एन आई प्लस आई नॉट प्लस आई एम। अब जो अंदर टोटल मैग्नेटिक फील्ड है उसकी वैल्यू रख करके हम लोग ये करंट की वैल्यू निकाल लेंगे। आई की वैल्यू 2 दी हुई है, मैग्नेटिक फील्ड निकल के आया ये 32 पाई इंटू 10 टू द पावर -2, ये 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7, नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ 10 टू द पावर 3, ये 2 प्लस आई एम। यहां से सिंप्लीफाई करेंगे तो अपने को आई एम मिल जाएगा।
IM की वैल्यू जब आप लिखिएगा तो ये कितनी आ जाती है बता देता हूँ। इट विल बी अराउंड 794 एम्पियर, लगभग इसके आसपास आएंगे। तो सोलेनॉइड में तो करंट सिर्फ 2 एम्पियर का था, बाकी एक्स्ट्रा जो मैग्नेटिक फील्ड मिली उसके लिए लगभग इतना करंट आपको पास कराना पड़ता, जो अपने आप मैग्नेटाइजेशन के कारण मिल गई। तो मैग्नेटाइजेशन का बेनिफिट समझ में आ गया आप लोगों को कि कितना ज्यादा एक्स्ट्रा करंट का काम जो है वो ऐसे ही हो जाता है। नहीं तो उतना स्ट्रॉन्ग मैग्नेट के लिए, जैसे एक चीज है, ये आपको सोलेनॉइड बताए, तो इसको इस तरह से रैप कर देंगे तो ये तो सोलेनॉइड बन गया। अब इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होगी इस वायर से जाने वाले करंट के अलावा इस मटेरियल के मैग्नेटाइज होने के कारण मिल रही है, तो उसके भी तो सर्कुलेटिंग करंट होते ही है ना। उनको I सबस्क्रिप्ट M मान लिए बेटा। अब इस सोलेनॉइड में मान लीजिए ये करंट जा रहा है, ये टोटल मैग्नेटिक फील्ड है, तो ये फार्मूला लगाते हैं ना म्यू नॉट I, तो कितना एक्स्ट्रा करंट लगा, तो वो एक्स्ट्रा करंट की वैल्यू ये हो गई। बात समझ में आ गई? क्लियर है? चलिए एक क्वेश्चन और बचा है, उसे हम लोग खत्म कर लेते हैं, 5 मिनट लगेगा। मैं इधर लेफ्ट साइड मिटा दे रहा हूं। यहां ध्यान दीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। इसमें कहा गया कंपास निडल मेड ऑफ प्योर आयरन, और आयरन की डेंसिटी दी गई है, डेंसिटी इज 7900। नीडल बोलने पर आप घबरा जाते हैं, जबकि ये नीडल जो है वो इस तरह के शेप का है। क्यूबॉइड के शेप का नीडल है आपका। ये है इसकी लंबाई, विड्थ और ये थिकनेस LBT, ये तीनों दिए हुए हैं। यहाँ पर कहता है कंपास नीडल मेड ऑफ आयरन ऑफ डेंसिटी, लेंथ इज 3 सेंटीमीटर एंड विड्थ इज 1 मिलीमीटर, thickness is 0.5 millimeter. Magnitude of magnetic dipole moment of one atom, एक एटम का डाइपोल मोमेंट दिया गया है 2.1 into 10 to the power minus 23 in SI unit. If magnetization of needle is equal to 10% of atom in the needle, then find the total magnetic moment. तो इसके अंदर एक एटम का मैग्नेटिक मोमेंट इतना है, तो जितने भी टोटल एटम है उसमें से 10% एटम जो है वो इस तरह से अलाइन हो जा रहे हैं। तो इसके अंदर जो है कितना मैग्नेटाइजेशन है वो समझ लीजिए। तो क्वेश्चन में एक एक्स्ट्रा कंडीशन दिया हुआ है, 10% ऑफ एटम अलाइन, ये दिया गया है। इसे समझने के लिए हम लोग पहले निकालते हैं नंबर ऑफ, टोटल नंबर ऑफ एटम। टोटल नंबर ऑफ एटम क्या हो जाएगा, वो निकालने का तरीका है वेट इन ग्राम बाय मोलर मास इनटू एवोगाड्रो नंबर, और मास को हम लोग लिख सकते हैं वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। तो इट इज LBT, ये वॉल्यूम हो गया। डेंसिटी आपको दिया हुआ है Na बाई मोलर मास, दिस इज नंबर ऑफ अलाइंड एटम, कितने एटम अलाइंड है। तो ये क्वेश्चन में जानकारी दिया है टोटल के 10%, तो दिस इज 10% ऑफ N, तो ये हो जाएगा N बाई 10 एंड वैल्यू ऑफ N यू कैन सी हियर इज LBT
इंटू डेंसिटी एवोगाड्रो नंबर बाई मोलर मास इंटू 10, ये वैल्यू हो गई। अब बात करते हैं टोटल मैग्नेटिक मोमेंट की। टोटल मैग्नेटिक मोमेंट की, तो दैट विल बी n1 इंटू मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ वन एटम। यहाँ पर ये वैल्यू निकल के आ जाएगी LBT, डेंसिटी एवोगाड्रो नंबर बाई मोलर मास इंटू 10 इंटू मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ वन आयरन एटम। यहाँ पर वैल्यू चिपका देता हूँ, बड़ा आराम से आपसे बन जाएगा। एल की वैल्यू 3 सेंटीमीटर, तो 3 इंटू 10 टू द पावर -2। बी की वैल्यू 1 मिलीमीटर, तो 10 टू द पावर -3। ये 0.5 इंटू 10 टू द पावर -3। डेंसिटी 9000 नहीं, इट इज 7900। Avogadro number 6.02 into 10 to the power 23. Magnetic moment of one atom 2.1 into 10 to the power -23। और अगर बात करूं नीचे में मोलर मास आयरन दिया है तो 56 ग्राम, ग्राम को बदल दो किलोग्राम में, इंटू 10। इतने मैग्नेटिक मोमेंट नेट निकल करके आएंगे। ये 10 के पावर -23 और +23 तो खत्म हो गए। अब बाकी आराम से हो जाएगा। ये 10 का पावर -3, ये -3 खत्म हो गए, ये जीरो खत्म हो गए। तो अब आराम से कैलकुलेट हो जाएगा। तो टोटल एटम अलाइन नहीं होते हैं, 10% ही होते हैं। और निडल मतलब ये इस तरह का मेरा क्यूबॉइडल शेप का निडल है जिसकी थिकनेस वीकनेस कम है, तो जरूरी नहीं कि उसका क्रॉस सेक्शन हमेशा सर्कुलर ही हो। इट कैन बी ऑफ एनी शेप। इट कैन बी ऑफ एनी शेप, जरूरी तो नहीं कि हमेशा सर्कुलर ही हो। आई होप कॉपी हो गया होगा सभी का। नहीं हुआ तो कर लीजिए। और पीछे जो भी क्वेश्चन दिए हुए हैं, हाँ देखिए, एक एटम अलाइन होकर मैग्नेटिक मोमेंट ये है, ठीक है। 2 एटम हो गए तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 हो गए तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्वेश्चन में कहता है जितने भी एटम हैं उनके 10% जो है अलाइन हो गए। तो अगर 10% अलाइन हो गए हैं तो पहले वो संख्या निकालनी पड़ेगी कि कितनी संख्या है 10% अलाइंड एटम की, ये है। और एक के मैग्नेटिक मोमेंट से गुना कर देंगे तो टोटल का मैग्नेटिक मोमेंट निकल जाएगा। आई होप ये समझ आ गया होगा सभी बच्चों को। कोई दिक्कत? ठीक है, तो इसके क्वेश्चन हम लोग बना लेंगे। बनाने के बाद 1-2 डाउट क्लास रखवा लीजिएगा, उसमें आप लोग आके क्वेश्चन पूछ लेंगे। गॉस लॉ एक चीज है, यहाँ पर देख लीजिए। गॉस लॉ क्या कहता है? गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म, 1 मिनट लगेगा। टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स through a closed loop is 0। यही है गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म। कहीं पर भी आप एक कोई क्लोज लूप ले लें,
तो आपका उससे मैग्नेटिक फ्लक्स जीरो ही होगा कहीं भी। टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू ए क्लोज्ड लूप इज जीरो। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि मैग्नेटिक मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करते। यही है गॉस लॉ। थैंक यू जिसने भी याद दिलाया। इससे ये बात साबित होती है कि मैग्नेटिक मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करता। नहीं, ये मेन लेवल का चैप्टर एडवांस में नहीं आता, इसलिए इसमें क्लासेस भी कम अलॉट करते हैं। जो पीछे क्वेश्चन दिए हुए हैं उसको कर लीजिए, कुछ असाइनमेंट दे दूंगा आपको, और लगेगा तो और असाइनमेंट दे दूंगा। मोनो लेवल तो मैं कुछ नहीं बोल रहा हूं। मोनोपोल जैसे नॉर्थ पोल और साउथ पोल अलग अलग नहीं हो सकते, वो एक ही साथ रहते हैं। तो जैसे आप इलेक्ट्रोस्टैट में एक डाइपोल ले लीजिए, एक नेगेटिव चार्ज और एक पॉजिटिव चार्ज, और एक क्लोज लूप लीजिए, तो टोटल चार्ज इनसाइड तो जीरो ही हो गया ना, तो फ्लक्स तो जीरो हो ही जाएगा ना। तो वही बात यहाँ भी बोला जा रहा है कि जब यहाँ पर चार्जेस अलग अलग हो ही नहीं सकते हैं तो हमेशा डाइपोल ही मिलेगा। आप कितना भी छोटा से छोटा ले लो, हमेशा पॉजिटिव नेगेटिव मिलेगा, तो फ्लक्स तो जीरो हो ही जाएगा। ये सिंपल एक्सप्लेनेशन। तो किसी भी क्लोज्ड सरफेस से ये बात आ जाती है। ये जो लास्ट में आज बताया हूं एक एक टेबल वाला, वो कॉम्पेरेटिव वे में करके दिया हूं, उसे 2-4 बार पढ़िएगा, उसी से क्वेश्चन पूछ रहा है बार बार। ठीक है, उसी से बार बार क्वेश्चन पूछ रहा है कि फेरोमैग्नेटिक है कि नहीं, डायामैग्नेटिक है कि नहीं, यदि डायामैग्नेटिक है तो ससेप्टिबिलिटी क्या होगा, फिर और रिलेटिव परमिएबिलिटी क्या होगा। तो वो सब रिलेशन आपको देखना पड़ेगा। इसके ग्राफ कैसे वेरी कर रहे हैं, किसमें लीनियरली वेरी कर रहा है, किसमें आपका कर्व में वेरी कर रहा है, तो ये चीजें आपको थोड़ी सी देखनी पड़ेगी। हाँ, ये सब बात पोल ऑफ अर्थ चेंज हो सकता है। आज हमने सीआरक्यू के 2 क्वेश्चन करे, एक है क्वेश्चन नंबर 20 और दूसरा 21। एक बच्चे का क्वेश्चन है कि क्या अर्थ के पोल बदले जा सकते हैं? हाँ, बदले जा सकते हैं, और अभी तक कई 100 बार बदल चुका है जब से पृथ्वी बनी है। तो ये सब काफी इंटरेस्टिंग जानकारी है। ठीक है ना, कॉपी हो गया आप लोगों का? काफी इंटरेस्टिंग जानकारी है इसमें। हाँ, एरिया ऑफ लूप सॉफ्ट आयरन का कम होता है, हार्ड आयरन का ज्यादा होता है। हार्ड आयरन कहने का मतलब क्या हो गया कि उनको डीमैग्नेटाइज करने के लिए ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी। सॉफ्ट आयरन कहने का मतलब हुआ कि डीमैग्नेटाइज करने के लिए कम एनर्जी लगानी पड़ी, इतना ही मतलब है। तो जिसका एरिया ज्यादा होगा उसको डीमैग्नेटाइज करने के लिए ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी। ठीक है, और क्वेश्चन पूछना है तो आप इसमें 1-2 डाउट क्लास लगवा लीजिए। ठीक है, अभी काफी लेट हो गया है। तो सभी बच्चे लिख लिए हैं तो ठीक है। चलो बच्चों, जिनका हो गया कॉपी कर लिया हो तो लीव करो। चलिए, सभी का लिखा गया। ओके, थैंक यू।